ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ विद पेपर डिस्कशन। अभी जब भी टोटल पेपर 6 क्वेश्चन होते हैं, देयर आर 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो पार्ट ए का होता है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो होता है वो पार्ट बी का होता है। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 इज जनरली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट टू क्रिएट अ मेंटल मतलब मेंटल डिफिकल्टी आपके ऊपर क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो क्या करो, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस 3 करो, 4 करो, एक बार वो कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं आई कैन अटेम्प्ट सेमी का पेपर, यू गो टू क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज दैट टाइम यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली डीलिस्टिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे प्रमोटर्स को डीलिस्टिंग करना था। ठीक है, प्रमोटर्स के इक्विटी शेयर्स बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड है और प्रमोटर्स को डीलिस्टिंग करना था। अभी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखो यहाँ पे 75 लाख है एंड पब्लिक का 25 लाख है, मतलब दिस इज 75% एंड 25%। अभी डीलिस्टिंग करने के लिए यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बॉस प्रमोटर के पास एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डिंग होना चाहिए, देन ओनली डीलिस्टिंग विल बी सक्सेसफुल। सो मैम 75 तो ऑलरेडी है, सो अगर मुझे 90% करना है तो मतलब और 15% लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और 15% लेना पड़ेगा, मतलब टोटल 1 करोड़ है। 75 + 1 तो 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ में से 90% प्रमोटर के पास होना चाहिए, तो ऑलरेडी 75 लाख तो होल्ड कर ही रहे, और 90 लाख बनाने के लिए मेरे को और 15 लाख शेयर्स की ज़रूरत है। प्रमोटर्स को और 15 लाख शेयर्स की ज़रूरत है। वंस दे गेट 15 लाख शेयर्स तो 75 ऑलरेडी है, प्लस उसके पास 15 लाख शेयर्स आ गए, तो टोटल 90 लाख शेयर्स उनके पास आ गए, देन ओनली डी लिस्टिंग विल बी सक्सेसफुल। सो अभी नीचे यहाँ पे देखो क्लियरली दिया हुआ है कि यहाँ पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज़ किया हुआ है और ये बिड प्राइस दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स दिए और डिमांड दिया हो कि हम लोग इतने इतने शेयर्स देंगे। मतलब देयर आर 5 इन्वेस्टर्स हु हैज बिड एट 550 एंड दे आर रेडी टू गिव 2,50,000 शेयर्स। सेम वे 565 हु आर रेडी टू गिव 4 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स दे आर रेडी टू गिव एट 575 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे तुमको कट ऑफ प्राइस फाइंड आउट करना है। अभी बेसिकली ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपको ये समझना है कि प्रमोटर के पास एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डिंग आना चाहिए आफ्टर डी लिस्टिंग। सो यहाँ पे देखो प्रमोटर के पास कितने शेयर्स आ गए, 90% ऑफ द शेयर्स आ गए हैं। करना है तो वो प्रोविज़न पहले आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम इक्विटी शेयर्स टू बी एक्वायर्ड ऑब्वियसली विच शुड रीचेस 90%। मुझे ये लाइन तो चाहिए, 90% ऑफ टोटल इश्यूड ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट क्लास, मुझे इतना लाइन चाहिए। ठीक है, ये बाकी सब नहीं लिखा तो चलेगा, बट इतना तो लाइन, ये लाइन तो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होना चाहिए। ये पॉइंट्स लिखा तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स इधर मिलेगा, प्लस नीचे का हाफ मार्क इधर मिल जाएगा कि 25% ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग डीमैट मोड में होना चाहिए। बस उतना भी लिखा तो चलेगा, एटलीस्ट 25% ऑफ द shareholdings of the public shareholding shall be in demat form at the date of the board meeting। ठीक है, सो यहाँ पे कवर हो गया 2.5। अभी बाकी का 2.5 यू हैव टू डिटरमाइन द फाइनल ऑफर प्राइस। हाउ टू डिटरमाइन, यहाँ पे ऑब्वियसली ये बिड्स का टेबल दिया हुआ है, आपको क्यूमुलेटिव डिमांड फाइंड आउट करना है। मैम हम क्यूमुलेटिव डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है, ऐड करते जाओ तो ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव डिमांड मिलते ही जाएगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर सपोज मान लो फर्स्ट वाला बिड वाला मैं एक्सेप्ट कर दूँ तो मुझे 2,50,000 मतलब प्रमोटर को 2,50,000 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला भी मैं एक्सेप्ट कर दूँ तो 2,50,000 शेयर्स पहले वाले का मिलेगा, प्लस सेकंड वाले का 4 लाख शेयर्स मिल जाएगा, मतलब 6,50,000 टोटल शेयर्स मुझे मिल जाएगा। तो 6,50,000 शेयर्स मुझे इधर मिल जाएगा। मान लो मैं थर्ड भी एक्सेप्ट कर लूँ 6.5 + 2 लाख। ठीक है, थर्ड भी एक्सेप्ट कर लूँ, तो अगर मैं थर्ड एक्सेप्ट करूँ तो मुझे 8.5 लाख जितना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ वाला एक्सेप्ट करूँ
तो 8.5 प्लस 4 लैक्स, ठीक है। सो 8.5 प्लस 4 लाख दैट इज कितना हो गया मेरा 12.5 लैक्स, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वाला एक्सेप्ट करूँ 12.5 प्लस 1,20,000, ठीक है, प्लस 1,20,000 तो कितना हो गया 13,70,000, 13,70,000। और लास्ट वाला अगर सपोज मान लो ये वाला एक्सेप्ट कर लूँ मैं 1,30,000 वाला, $13,70,000 प्लस 13.70 प्लस 1,30,000 अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 15 लाख इधर हो जाएगा। सो देखो गाइज मेरा 15 लाख इधर ख़त्म होता है, ठीक है, 600 पे मेरा 15 लाख ख़त्म होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा कट ऑफ प्राइस होगा 600 रुपीज़, इट वुड बी 600 पर शेयर। आई होप क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। चलो, सो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस था। जो कट ऑफ प्राइस आपने फाइंड आउट किया 600, उसका आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। सो टोटल 5 मार्क्स ऐसे मिलेगा, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, दैट इज़ व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इनोवेटर्स ग्रेड प्लेटफॉर्म में। इसमें तो ऑब्वियसली इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लिखना तो सब कुछ लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले मेन ये लिखना है कि कौन से कंपनीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो सकते हैं। सो आपको यहाँ पे देखना है कि ये वाला लाइन तुम्हारा आना ही चाहिए। कौन से जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, डेटा एनालिटिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो वाला लिस्ट हो सकता है। और एटलीस्ट 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर्स किसके पास होने चाहिए। ये तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है मेरे नोट्स में, क्लियर ये लिस्ट दिया हुआ है। ये पूरे पॉइंट्स लिखे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें से आपने 1-2 पॉइंट्स नहीं लिखे, देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ का आपका 2 मार्क्स मिलेगा एंड रिमेनिंग सारे पॉइंट्स के आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। सो अगर फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से लिखा, एटलीस्ट ये सेकंड लाइन जो बराबर लिखा है वो अगर बराबर लिखा तो 2 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे ये नीचे वाले जो पार्ट्स लिखे हैं तो आपको उसमें से अगर मिस किया आपने तो ऑब्वियसली 3 मार्क्स में से आधा मार्क्स कट हो जाएगा। सो ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सी वाला जो क्वेश्चन है वो स्कोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्लियरली दिया है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑन 1/1/2019 एंड कंपनी हैज़ नॉट पेड द डिविडेंड टिल 30th Jan। ऑब्वियसली 30th Jan तक डिविडेंड 30 डेज़ में, आपको पता है कंपनीज एक्ट में किया है कि 30 डेज़ में डिविडेंड पे होना चाहिए। तो यू कैन कंप्लेन टू स्कोर्स। नाउ व्हाट इज़ अ टाइम लिमिट टू लॉन्च अ कंप्लेन विद स्कोर्स। तो तुमको टाइम लिमिट का एक ऑब्वियसली एक नया पैराग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ है। सो वो टाइम लिमिट आपको याद रहना चाहिए 3 ईयर्स, वो हमेशा याद रखो। 3 ईयर्स लिख दिया मतलब यहाँ पे अगर सपोज मान लो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, सो वो 2 क्वेश्चंस में क्लियर वो 2 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको वो क्लियरली वो 2 क्वेश्चंस के 2.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस का है थोड़ा, ठीक है, एंड यहाँ पे है। सो मेन अगर देखा जाए तो टाइम लिमिट का मैं अगर बोलूँ तो 2.5 मार्क्स इधर मिल जाएंगे और अगर प्रोसेस करोगे तो 2.5 मार्क्स इधर मिल जाएंगे। तो प्रोसेस में भी, प्रोसेस तो बहुत इजी है गाइस। तो प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम लोग को जब ये सिखा रही थी। तो यहाँ पे मेन जो है तुम लोग को 3 ईयर्स वाला ये लाइन मेन लिखना है। 3 ईयर्स फ्रॉम विच डेट, ये 4 पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये अगर बराबर लिखा तो ऑब्वियसली 2.5 मार्क्स। 3 ईयर्स लिखाना, अगर 3 ईयर्स लिखाना सो वहाँ पे तो 1 मार्क पक्का मिल गया, 1 मार्क पक्का मिल गया, ठीक है। और रिमेनिंग का ये 4 पॉइंट्स लिखे तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर प्रोसेस में ऑब्वियसली आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का कि कैसे आपको स्कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना है। स्कोर्स में आपको पहले रजिस्टर करना है, फिर आपको इन्वेस्टर कॉर्नर में जाना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आपको फॉर्म फिलअप में ईमेल आईडी देना ही पड़ेगा, एंटर करने का लॉगिन, ठीक है। फिर आपको यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा
और फिर आपको सॉरी माय मिस्टेक, फिर आपको एक PDF फाइल अटैच करनी है जो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कंप्लेंट आप डाल रहे हो वो 1000 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एंड आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। सो ये पूरा लिखोगे तो तुम लोग को 2.5 मार्क्स इधर मिलेगा। प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा, अलग नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है, Samir was a finance manager. ये जो he was alleged that case, obviously he was alleged for insider trading and he left the company 110 days prior to the allegation imposed on it. So तुमको याद है मैंने इंसाइडर का डेफिनेशन कराया था एंड कनेक्टेड पर्सन का डेफिनेशन कराया था, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि ऑब्वियसली 6 months पहले का, मतलब मैं छोड़ के गया हूँ उसके 6 months पहले भी तो इंसाइडर माना जाएगा। सो व्हेन यू डू एन एक्ट सो उससे प्रायर 6 months भी तो माना जाएगा। अगर मैं 6 months को ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करूँ 30 days, सो वो 180 days होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हार्डली 110 days है। वेदर सो वो कंटेंट करता है दैट ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कनेक्टेड पर्सन, बट ऑब्वियसली हिज कंटेंशन इज 101% रॉन्ग। उसका कंटेंशन रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि प्रायर 6 months, सो यहाँ पे डिसीजंस आपको देना है। As 6 months has not yet been completed, he is considered as connected person. Thus, Samir contention is not valid. But वो explain करने के लिए आपको connected person का definition पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। This was question of 5 marks. Now connected person का definition आपने लिखा तो obviously 2 marks इधर मिल जाएगा connected person में। फिर ये जो फैक्ट्स लिख रहे हो आप कि समीर वॉज अ फाइनेंस मैनेजर, ऑब्वियसली उधर आपका हाफ मार्क मिल जाएगा, उधर विल गेट हाफ मार्क। एंड जो डिसीजंस दिया है कि ऑब्वियसली ये डिसीजंस बराबर दिया है, उसका मेरे को 2.5 मार्क। अगर डिसीजंस बराबर दिया है तो ऑब्वियसली उसका 2.5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया कैसे होगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज़ किया। ऑब्वियसली ये तुम्हारा सीकरा का सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का है, ठीक है। उसने डी लिस्टिंग के लिए ऑब्वियसली दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग के लिए मना कर दिया, ठीक है, ऑब्वियसली। और उसने कोई रीज़न भी डिस्क्लोज नहीं किया, उसने लिस्टिंग के लिए ही मना किया है। सो यहाँ पे पूरा तुम लोग को लिखने का, अगर लिस्टिंग के लिए मना किया है तो व्हाट ऑप्शन यू हैव, यू कैन फाइल एन अपील टू सेट विदिन 15 days प्लस 15 days में अगर अपील फाइल नहीं किया तो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है टू 1 month। सो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट से पूरा आंसर तुमको लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा 4 marks का आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा 4 marks ईच है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन तुमको ये जो लिखना है ये लिखना है कि अगर सपोज यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो आपको विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल आपको अपील फाइल करना पड़ेगा टू सेट, ठीक है। अच्छा, विदिन 15 days में आपको अपील फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल। इन केस अगर सपोज मान लो कोई रीज़न आया ही नहीं है तो विदिन 15 days फ्रॉम द डेट एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, इधर सब सेक्शन नहीं लिखा तो इट्स ओके फॉर मी, ठीक है। सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट विदिन 15 days लिखा तो भी चलेगा, बट वो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें ऑब्वियसली जितना पीरियड दिया है उसमें 10 weeks दिया हुआ है। सो 10 weeks के बाद विदिन 15 days में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सपोज मान लो रिफ्यूज़ल नहीं हुआ है तो, कुछ रीज़न नहीं दिया है तो, ठीक है। सो अपील, फिर बाद में ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि अपील कैसे होगा। दोनों को बुलाएंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे और फिर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा अपील विदिन 6 months, ठीक है। अभी यहाँ पे बाइफ्रिकेशन कैसे होगा, मेन यही है, यही पॉइंट है। इस अगर ये पॉइंट लिखा तो ऑब्वियसली 3 marks इधर मिल जाएगा तुम लोग को, एंड ये 2 points के 2 marks, मतलब 1 mark ईच। ये एक पैराग्राफ के अपील प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, उसका 1 mark, एंड इट विल बी डिस्पोज ऑफ विदिन 6 months, उसका 1 mark मिलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी on complaint of KG inquiries of Mr. Mehta, Chief Executive Officer, on the basis of unpublished price sensitive information has been indulged in the trading of the company. Examine on the basis of the said finding what action SEBI can take against Mr. Mehta. Obviously SEBI कौन सा एक्शन लेगा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। ये सेबी एक्ट का पेनल्टी है, सेक्शन 15G आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो 15G अगर तुम देखोगे मेरे नोट्स में पूरा एक चार्ट दे दिया है जिसमें सेक्शन 15G दिया हुआ है, क्लियरली सेक्शन 15G दिया है। वर्ड टू वर्ड वही लिखना पड़ेगा और पेनल्टी का अमाउंट लिखना पड़ेगा। मिनिमम 10 lakhs लिखना पड़ेगा, विच में एक्सटेंड टू 25 3 times ऑफ गेन और 25 crores विच एवर इज हायर। सो आपको सेक्शन 15G का पेनल्टी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग का पेनल्टी पूछा हुआ है। सो ये सब पूरा आपने लिखा, ये तीनों पॉइंट्स लिखा और पेनल्टी लिखा। पेनल्टी ऑब्वियसली पेनल्टी मेन तो पूछा है, सो उसका ही मार्क्स 2 मार्क्स हो गए, 2 या 2.5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे, 2 या 2.5 मार्क्स ही समझ लो उसके मिल जाएंगे। और 15G क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग है। मतलब आपने क्या किया है, आपने सपोज मान लो आपने यू डील इन सिक्योरिटी व्हेन यू आर इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, या तो आपने कम्युनिकेट किया है या तो आपने काउंसिल किया है, ठीक है। वो अगर आप कर लोगे तो आपको उसका बेसिकली 2 से लेके 1.5 मार्क उधर मिल जाएगा। सो इधर 1.5 मार्क इधर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला जो क्वेश्चन है ताज एंटरप्राइज, वहाँ पे उसको बायबैक करना है। डिसाइडेड टू बायबैक 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तुमको पता है अगर 15% है तो ऑब्वियसली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर 10% है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से, 10% या कम है तो ऑब्वियसली बोर्ड रेजोल्यूशन से काम में चल जाएगा। अगर अबाउट 10% है अप टू 25% आपको स्पेशल रेजोल्यूशन करना है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ बोर्ड नोट हाईलाइटिंग द सेम। बोर्ड नोट का मतलब होता है यू हैव टू प्रिपेयर नो इट शुड बी इन अ लेटर फॉर्म। सो देखो मैंने हमेशा लेटर फॉर्म में ही लिखा हुआ है। लेटर फॉर्म में लिखोगे तो ऑब्वियसली इसका हाफ मार्क आपको मिलेगा क्योंकि आपने लेटर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी को क्या क्या इंश्योर करना है, कंपनी क्या करेगा वो देखेगा कि मतलब इन शॉर्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनीज पूछा है यहाँ पे, ठीक है, एज अ बायबैक। तो सिंपल आपको एक पूरा एक आंसर ही दिया है मेरे नोट्स में, ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनीज। सो सिंपली आपको सारे ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनीज लिखने हैं, बट इट शुड जस्ट बी इन अ लेटर फॉर्म, ठीक है। सो बोर्ड नोट आया तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ जस्ट राइट इट इन लेटर फॉर्म। बाकी जो नॉर्मल लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्ट में लिखा है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ ताज एंटरप्राइज। ताज एंटरप्राइज यानी कंपनी का जनरल ऑब्लिगेशन पूछा है। सिंपली इतना लिखना है कि लेटर ऑफ ऑफर बराबर होने चाहिए, ठीक है। कंपनी जब भी ये कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, कंपनी को कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। जब भी वो एक बार ऑफर दिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट रेज अ फंड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बायबैक, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो कूलिंग पीरियड है, दे हैव टू फिजिकली एक्सटिंग्विश द शेयर्स। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर सारे पॉइंट्स लिखे तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर सारे पॉइंट्स नहीं लिखे आपने, ठीक है, ऑब्वियसली 4 मार्क्स नहीं 3.5 मार्क, क्योंकि हाफ मार्क मैंने बोल दिया लेटर फॉर्म का है। सो यहाँ पे हर एक पॉइंट का एटलीस्ट तुम बोलो कि अगर तुमने ठीक से नहीं लिखा, अगर सपोज मान लो जस्ट भी लिख दिया ना तो भी चल जाएगा। सो ऐसा वर्ड टू वर्ड सेम ही लिखना है ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 3.5 मार्क्स सारे इसके आंसर्स के मिल जाएंगे तुम लोग को। अगर तुमने 2-3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स ऐसे गापची में रहा है, उसमें जे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है। एच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो 7 डेज़ में आपको एक्सटिंग्विश करना पड़ता है। एफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 year का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। जी पॉइंट में कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है। सो कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको लिखने ही हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो 3.5 मिलेगा। इसमें से अगर 1-2 पॉइंट्स अगर आपने नहीं लिखे तो अकॉर्डिंगली हाफ ऑफ मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में थैंकिंग यू लिखना, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसके फॉर्म में है, लेटर फॉर्म में। नेक्स्ट
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें 2 ही पॉइंट लिखना है हम लोग को, ठीक है। अगर वो बैलेंस शीट आइटम है तो कैसे एंट्री पास करोगे, और अगर अदर देन बैलेंस शीट है तो कैसे एंट्री पास करोगे। सो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है, देखो स्वेट इक्विटी शेयर अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है और अगर वो बैलेंस शीट यानी डेप्रिशिएबल एंड अमोर्टाइज्ड फॉर्म में है, ये वर्ड चाहिए, डेप्रिशिएबल एंड अमोर्टाइज्ड फॉर्म, मतलब दिस शोड इज अ बैलेंस शीट आइटम, सो इट शुड बी टेकन टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली एज पर देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड इफ इट इज नो अदर देन दिस इन अदर केसेस, ऐसा लिखने का। एंड अबव क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब अगर वो बैलेंस शीट नहीं है तो इट शुड बी एक्सपेंस्ड आउट। एक्सपेंस्ड आउट मतलब ऑब्वियसली वो P&L में होना चाहिए, तो इट शैल बी एक्सपेंस्ड आउट, ये लाइन होना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स लिखे, सो पर पॉइंट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 4 मार्क्स इधर कंप्लीट हो जाएगा। Like next question, again direct question, depository participant provides a link between a company and investors, मतलब they are asking you the short note of depository, ठीक है। सो यहाँ पे डिपॉजिटरी का शॉर्ट नोट है कि डीपी बेसिकली अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर होता है, बट थ्रू डिपॉजिटरी होता है। और कौन कौन डिपॉजिटरी बन सकता है वो आपको मेन लिखना है, ठीक है। मेरे को ये लाइन तो चाहिए ही चाहिए कि कौन कौन डिपॉजिटरी बन सकता है, लाइक बैंक, कस्टोडियन, ब्रोकर्स, ठीक है। अगर ये लाइन लिखा तो आपको ऑब्वियसली हाफ मार्क मिलेगा इधर, ठीक है। और ये पूरा पैराग्राफ लिखा अगर आपने तो ऑब्वियसली तो 2 मार्क मिलेगा, बट ये लाइन का ही हाफ मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। वंस यू गेट हाफ मार्क ओवर ईयर, बाकी के पैराग्राफ का 1.5 मार्क होगा। सो टोटल 2 मार्क का है, प्लस वो क्या क्या करते हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखने के हैं, ठीक है। ये टोटल 2 मार्क के हो गए। आई होप क्लियर हो गया, ये सारे 2 मार्क्स के हो गए। ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैम कुछ पॉइंट्स लिखे, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स। आई होप क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं विथ 2A वाला। यहाँ पे पूछा है कि कंपनी हैव टू रेज द फंड्स थ्रू डिफरेंट मेथड्स। येस ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ इशू दिया हुआ है। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इश्यूज आपको IPO लिखना है, FPO लिखना है, राइट इशू लिखना है, ये भी 4 मार्क्स ईच है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखोगे, तुमको एक पॉइंट का 1 मार्क मिलेगा। सो IPO 1 मार्क, IPO FPO, ठीक है, राइट इश्यूज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये 4 पॉइंट्स आपने लिखा तो ऑब्वियसली आपको 4 मार्क्स इधर मिलेंगे, सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल ऑफर बहुत छोटा सा है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ मिनिमम लेवल। ये 2 लाइन तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो पैराग्राफ है मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल का पैराग्राफ है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल, ठीक है। तो मेरे को ये लाइन वर्ड तो चाहिए मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो इसका जो है वो 4 मार्क्स टोटल मिलेगा। ये 2 लाइन के जो है 2 लाइन पहले जो 2 लाइन लिखे, ठीक है, उसके ही तुमको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इधर। और बाकी व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल, उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट कोड। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सारे एडवर्टाइजमेंट कोड डालने हैं, जितने भी क्वेश्चंस एडवर्टाइजमेंट मैंने कोड्स दिए हैं 7, तो 7 के 7 पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट कोड आपको लिखने हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल अगर तुमने यहाँ पे लिखा टोटल 7 तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं, आप गापची नहीं मार सकते हो। उसमें से ये जो 4th वाला है एडवर्टाइजमेंट कोड डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता है, नो सेलिब्रिटीज़ आर अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सेलिब्रिटीज़ आर अलाउड। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कोड में स्टैंडर्ड वार्निंग होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट, तो 14 वर्ड्स के होने चाहिए, वो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप 5 सेकेंड्स तक फ्लैश होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट यानी नो सेलिब्रिटीज़ आर अलाउड। देन 5th वाला पॉइंट एंड 6th वाला पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन नेक्स्ट वाला जो है वो सिमिक, ये सिमिक का सारा ऑब्लिगेशंस ये भी तुमको मेरे नोट्स में ही मिलेगा। सो टोटल देर आर 9 ऑब्लिगेशंस। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला ऑब्लिगेशन जो पॉइंट है ये 8 वाला है, दैट टू ऑब्टेन द एडिक्वेट इंश्योरेंस। इसका ही तुम लोग को हाफ मार्क मिलेगा, ये आप नहीं भूल सकते हो,
ठीक है। फिर ये बोर्ड मीटिंग जो करोगे उसका भी मेन तुम लोग को ये हाफ मार्क मिलेगा। एंड आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने हैं ड्यू डिलिजेंस से। इनफैक्ट सो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्कीम, इसका हाफ मार्क मिलेगा और रिमेनिंग का 1.5 मार्क मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन साज लिखा है। साज दैट इज नथिंग बट स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। इसमें 2 ही पॉइंट्स लिखना है, एक तो मीनिंग लिखना है, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। वो 2 मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये 2 मीनिंग अगर लिखा अगेन 1 मार्क मिलेगा, मीनिंग का 1 मार्क। फिर उसके बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे अगर सार इक्विटी में होगा तो जो फ्रैक्शनल होगा वो कैश में देने का, उसका 1 पॉइंट। वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का होगा वो उसका 1 पॉइंट। एंड राइट्स ऑफ ऑप्शन होल्डर अगेन इसका 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है वो टेक ओवर कोड का है। उसमें बेसिकली देखना है कि यहाँ पे ट्रिगर ऑफर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ऑब्वियसली देना पड़ेगा क्योंकि 34 से लेके 43 तक इंक्रीज़ हुआ है विच इज़ मोर देन 5% ऑब्वियसली। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बट इसका मैंने बाइफिकेशन ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में ही दे दिया है। अगर ये पूरा पहले लिख दिया तो उसका 3 मार्क मिलेगा और इसका नीचे का 2 मार्क मिलेगा। ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेन तो तुमको जो लिखना है वो ये लाइन लिखना है। डिसीजंस आप देते हो ना वही लिखना है। The promoters along with the pack would increase more than 5% and would trigger open offer requirement under regulations 3 subsection 2 of SEBI SCTS 2002। ये जो अगर तुमने लिखा तो ऑब्वियसली इसका 1 मार्क पक्का मिलेगा क्योंकि ये डिसीजन है। ठीक है। और आपको इधर फैक्ट्स देना है कि बॉस फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है। सो फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है बट मेन जो डिसीजन है उसका 1 या से 1 या तो फिर एग्जामिनर चाहे तो उसका 1 या 1.5 मार्क दे सकता है, 1.5 मार्क भी दे सकता है और रिमेनिंग फैक्ट्स का 1.5 मार्क। और इसका तो सिंपल 2 ही लाइन का आंसर है यार, कुछ नहीं कर सकते। उसमें लिखा है कि अगर रिलेटिव्स होंगे तो उनको एग्जाम्पशन मिलता है, बस उतना लिख दिया तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है। बी वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 52B। अभी इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो बोला है कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। फर्स्ट आपको क्या देना है, आपको एक्सपेंसेस देना है कि कितना एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड इनकर कर सकता है। ये अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियसली इसका 1 मार्क मिलेगा। प्लस आपको रेगुलेशन 52 लिखना है कि रेगुलेशन 52 के हिसाब से ही आप उतना ही म्यूचुअल फंड में खर्चा कर सकते हो। सो आई वॉन्ट दिस नंबर रेगुलेशन 52। अगर ये लिखा ऑब्वियसली ये पैराग्राफ लिखा तो आपको इधर हाफ मार्क्स मिल जाएगा। प्लस मेन जो आपको लिखना है कि वो ये लास्ट 2 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है। ये लास्ट 2 पैराग्राफ लिखे तो आपको इधर 3 मार्क्स मिल जाएगा। सो टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो 3, 1, 4 एंड 4.5। और ये जो आप इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंस रेशियोज, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। डेली NAV कैलकुलेट करते हो ओवर एक्सपेंस रेशियो, इसका बेसिकली हाफ मार्क्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 5 मार्क। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इजी वाला क्वेश्चन है मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। 5 मार्क्स, एक पॉइंट का 1 मार्क। यू हैव टू यूज़ दिस लैंग्वेज ओनली। सेक्शन 2A लिखा तो ऑब्वियसली आपको हाफ मार्क मिलेगा इसका एक्स्ट्रा। ठीक है। सो मतलब ऑब्वियसली 5.5 नहीं मिलेगा, 5 मार्क्स ही मिलेगा बट हाफ मार्क सेक्शन का रहता है। ठीक है। और एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग ये वाला बहुत छोटू सा पॉइंट है तो इसका हम हाफ मार्क ही गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 मार्क हो गया। रिमेनिंग 4 पॉइंट्स के 4 मार्क्स 1 मार्क हो जाएंगे। ठीक है। लैंग्वेज प्लीज़ आपको यही लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते हो। उसके बाद ये जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का है। इस पर मैंने ऑलरेडी आपको बाइफिकेशन दे ही दिया है क्वेश्चंस में। यहाँ पे कैसे मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर लिखा तो 3 मार्क्स मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन बराबर लिखा तो 3 मार्क्स मिलेगा एंड थर्ड क्वेश्चन लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सो व्हाट इज़ कॉन्ट्रा ट्रेड? तो कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब होता है ऑपोजिट ट्रेड। ये वर्ड अगर आपने लिखा तो ऑब्वियसली, और तो रिवर्सल ट्रेड ये वर्ड लिखा, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है? ठीक है। ये अपने अगर लिखा तो ऑब्वियसली इसका ही आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। ओके।
अभी यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखोगे क्लॉज 10 ऑफ दिस रेगुलेशन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन डेजिग्नेटेड पर्सन, ये वाला आपने बाकी का लिखा तो आपको रिमेनिंग 1.5 मार्क मिलेगा। फिर कॉन्ट्रा ट्रेड किसके ऊपर, एम्प्लॉयज़ एंड इंटरमीडिएट के ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर डेजिग्नेटेड पर्सन है, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा तो इसका 3 मार्क्स और बाकी रिमेनिंग का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखोगे कॉम्पोजिशन, इसमें आपको टेबल लिखना है। ठीक है, पूरा आपको टेबल लिखना है। जो टेबल अगर आपने बराबर लिख दिया पूरा, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो चेयरमैन है तो क्या, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो क्या, अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बट वो प्रमोटर से रिलेटेड है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, उसका आपको 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, ईयर दिस स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स। प्लस आप 75 के ऊपर वाले को नहीं रख सकते हैं, वो 1 मार्क मिलेगा। एंड रिमेनिंग जो है कि टॉप 500 कंपनीज़ है, टॉप 1000 कंपनीज़ है, टॉप 2000 कंपनीज़ है, उसको कभी विथ इफेक्टिव आपको कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए वो अगर आपने लिखा तो ऑब्वियसली उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। वी कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 5A 5 मार्क्स है। उसमें ये बहुत ईजी है, 60% एंकर इन्वेस्टर को जाएगा, QIB इसका पोर्शन में से 60% एंकर इन्वेस्टर को जाएगा। अगर ये 60% वाला पॉइंट लिखा सीधा आपको 2 मार्क इधर मिल जाएगा। ठीक है, क्वांटम कितना डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए लिखा है उसका 1 मार्क मिलेगा, और एंकर इन्वेस्टर्स को कितना लेके आना पड़ेगा, कितना पैसा लेके आना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस है वो लाना पड़ेगा, वो अगर आपने लिखा तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। प्लस अगर मर्चेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट बैंकर का। मर्चेंट बैंकर का अगर आपने सारे पॉइंट्स बराबर लिख दिए, ऑप्शन ही नहीं है यार, 7 ही तो पॉइंट है यार, पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो ही जाके आपको 5 मार्क मिलेंगे, अदरवाइज आपको 5 मार्क नहीं मिलेंगे। मेन तो आपको इशू मैनेजमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखना है। इशू मैनेजमेंट ये वर्ड लिख दिया तो सीधा 1/2 मार्क आपको इधर ही मिल जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मर्चेंट बैंकर एक इशू मैनेजर होता है। ठीक है, प्लस वो क्या क्या काम करता है उसमें पॉइंट नंबर 1 वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो वाला प्लीज़ वो वाला पॉइंट लिखना। दिस कम्स टू एंड विथ मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट रिट, तब आपको रिट का शॉर्ट नोट लिखना और उसका बेनिफिट्स लिखना है। सो अगर रिट का आपने मीनिंग लिख दिया तो आपको ऑब्वियसली उसका 1 मार्क मिलेगा, और जो बेनिफिट्स लिखा है, सो अगर तुमने बेनिफिट्स इधर लिखा है क्लियरली, बेनिफिट्स अगर इधर लिखा हुआ है, देखो कितने पॉइंट्स है, मेन 3 पॉइंट्स है, प्लस यहाँ पे 7 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट का अगर 3 मार्क्स गिन लो, सॉरी 1/2 मार्क गिन लो, तो ऑब्वियसली 3.5 मार्क्स इधर ही हो जाते हैं। सो 3.5 मार्क्स आपको इधर मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया कैसे आप लिखोगे। नेक्स्ट ये 2 अगर आपने और एक्स्ट्रा लिख दिए तो आपको एक्स्ट्रा आधा मार्क मिल जाएगा, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लिख दिया तो वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स विथ वारंट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 तो तुमको पता है कि वारंट का है, इसमें आपको वारंट का मीनिंग देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंट का मीनिंग आपको देना है, वारंट का मीनिंग आपको 1 मार्क मिलेगा उसका। प्लस वारंट क्या होता है, इट्स एन राइट, इट्स एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो मेन लिखना है आपको। ये लाइन मुझे चाहिए, राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी, ये लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा इसका। वारंट है तो वारंट के 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, मीनिंग लिख दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा। प्लस आपको सेकंड में लिखना है इट्स राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो अगर लिख दिया तो आपको 1 मार्क इधर मिलेगा। प्लस आप एग्जाम्पल लिख दोगे एक तो 1 मार्क, तो 3 मार्क इधर कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल का अगर शॉर्ट नोट आया तो अगेन वापस व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या होता है वो एक्सप्लेन करोगे। सो इधर आपको ये तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनोवेटिव फाइनेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, से लिमिटेड पीरियड के लिए आपको ओनरशिप देना पड़ेगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखने का। अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको लिखने का। ठीक है, सो वेंचर कैपिटल मींस AIF होता है वो लिखने का। वो न्यू सर्विसेज एंड स्टार्टअप्स एंड इमरजेंसी अर्ली स्टेज इंडस्ट्री को देते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप, इमर्जिंग एंड अर्ली स्टेज को देती है, वो आपको लिखने का। और इंडिया में बेसिकली कहाँ कहाँ वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस यहाँ पे वेंचर कैपिटल किसके पास से एसेट्स पुल करते हैं।
ठीक है, वो आपको लिखने का। सो हर एक पैराग्राफ में जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने लिखी है वो अगर आप लिखोगे पर लाइन आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी तुमको मार्क करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसका एक ही पैराग्राफ है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ लिखोगे तो ये भाई तुमको 3 मार्क्स मिलेंगे। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको पहले मीनिंग तो लिखना ही है, मतलब ये फर्स्ट 2 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिट प्री डिटरमाइन इफ द डेट होल्डर विशेस टू डू सो। द सिक्योरिटी डिफाइंड मीन्स सिक्योरिटी डिफाइनिंग क्लॉज। ये वाला इतना नहीं लिखा तो चलेगा, इंक्लूड्स हाइब्रिड। ठीक है, सो यहाँ पे इतना लिखना है तुम लोग को कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ये लाइन लिख दिया तो चल जाएगा। सो यहाँ पे विशेस टू डू सो तक अगर आपने लिखा है तो ऑब्वियसली उसका 1 मार्क मिलेगा। प्लस ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ है और वो सिक्योरिटीज़ के वर्ड में डिफाइन होता है तो वो लिखा, मतलब हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ है। तो अगर वो लिखा तो आपको हाइब्रिड का 1 मार्क मिल जाएगा। सो और बाकी का ऑब्वियसली तुमने आंसर कैसे प्रेजेंट किया उसका रिमेनिंग 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर सिंपल। व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो वर्ड मीनिंग बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, उसका 1/2 मार्क मिलेगा। और प्लस पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है वो उसका 1 मार्क मिलेगा, तो 1.5 मार्क हो गया। प्लस 2 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, तो उसका तुमको 1 मार्क मिलेगा। और प्लस तुम लोग को यहाँ पे सेबी पोर्टफोलियो रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, उसको तुम लोग को वहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। सो 1 2 सॉरी माय मिस्टेक, उसका 1/2 मार्क मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंसी डेरिवेटिव, अगेन इट्स वेरी स्मॉल आंसर। व्हाट इज करेंसी डेरिवेटिव? जो करेंसीज में करेंसीज में वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज करेंसी डेरिवेटिव्स। मतलब यूरो कैन कन्वर्टेड इनटू INR और INR कन्वर्टेड इनटू यूरोज वट एवर, तो उसको हम करेंसी डेरिवेटिव्स इधर करते हैं। सो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मीनिंग है, वो मीनिंग आपको लिखना ही पड़ेगा। और करेंसी डेरिवेटिव्स के क्या क्या बेनिफिट्स है, 4 बेनिफिट्स दिए हैं मैंने इधर। सो पर बेनिफिट्स आपको 1/2 मार्क मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 मार्क इधर मिलेगा और 1 मार्क करेंसी डेरिवेटिव का मीनिंग लिखा तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। तो टोटल 3 मार्क्स इधर। नेक्स्ट ये जो है ये 6A है। ठीक है, इसमें IDR के बारे में पूछा है कि व्हाट इज़ IDR। बेसिकली IDR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे IDR का मतलब क्या है, एज पर सेक्शन 248 IDR का मतलब क्या है वो आपको लिखना ही है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ लिखना ही है। ये अगर आपने लिखा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। दिस इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ IDR। चलो, अभी IDR किस में डिनोमिनेटेड होता है? इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड होता है। एंड IDRs आर नथिंग बट अगेंस्ट द इक्विटी शेयर्स। ये अगर 2 पॉइंट्स लिखे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा। इंडियन रुपीज़ एंड अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इशू होता है, सो यहाँ पे 2 मार्क्स हो गए। प्लस यहाँ पे IDR का पूरा मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि पहले वो डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जाता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन इंस्ट्रक्शन देता है, सो वो लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके 2 मार्क्स इधर मिल गए। सो 2, 3 एंड 4 मार्क्स इधर हो गए। प्लस आप एक एग्जाम्पल लिख दोगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला, ठीक है, और वो उसका 1 मार्क इधर मिल जाएगा। ठीक है, सो टोटल 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। सो बुक बिल्डिंग मेथड में सारे मेथड्स आपको लिखने पड़ेंगे ऑब्वियसली, स्टेप बाय स्टेप। आप एक भी पॉइंट ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, जो 6 पॉइंट है वही रहेंगे, क्योंकि आप ये प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोसेस में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो। सो ये टोटल ऑब्वियसली 11 पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट का अगर तुम 1/2 मार्क देखो तो ऑब्वियसली 5 मार्क तो इधर ही हो गए तुम्हारे। ठीक है, 5 मार्क तो इधर ही हो जाते हैं। सो सारे पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। अभी कस्टोडियन पूछा है। कस्टोडियन में मीनिंग ऑफ कस्टोडियन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूरा यहाँ तक पहला जो पैराग्राफ है वो मीनिंग है, एंड ये क्या कस्टोडियन करते हैं वो लिखना है। मेन वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये फिर जनरल ऑब्लिगेशंस है।
जनरल ऑब्लिगेशंस मैंने ऑब्वियसली 10 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट्स इसमें से लिख दिए तो भी चल जाएगा, पूरे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कस्टोडियन, अगर तुमने आपने ये वाला पार्ट लिखा तो आपको 2.5 मार्क्स इधर ही मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी के कोई भी 5 पॉइंट्स नीचे के लिखोगे सो उसमें से आपको 2.5 मार्क्स इधर मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कस्टोडियन का मीनिंग ये जो मैंने दिया हुआ है वो वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, दिस कंप्लीट्स विद द डिस्कशन ऑफ आवर पेपर। थैंक यू।